लोकसभा के 3 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है और अब बिल्कुल क्लियर स्थिति लगभग होती दिखाई दे रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है क्या वो उस तरफ तेजी से बढ़ रही है। 400 पार का नारा क्या भारतीय जनता पार्टी पूरा कर पाएगी, या विपक्ष का जो दावा है कि इस बार मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं, इंडी अलायंस की सरकार बन रही है, क्या होगा ये मैं आज आपको बताऊंगा। तीनों सीट के अब विश्लेषण के बाद किस तरह से स्थिति आज बनी है उसको मैं आपको बताऊंगा। और इसके पहले मैं आपको बताऊं कि तीसरे फेज में जो ये चुनाव हुआ है इसमें भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है। और इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि विपक्षी पार्टी के नेताओं ने इस बार ईवीएम के बजाय अब चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर बूथ कैप्चरिंग की बात कर रहे हैं, उधर मल्लिकार्जुन खड़गे ये आरोप लगा रहे हैं कि साहब चुनाव में धांधली की जा रही है। सभी लोग अब चुनाव आयोग को टारगेट कर रहे हैं और ये आपके लिए एडवांस न्यूज बता रहा हूं कि पहले ये ईवीएम हैक की बात कर रहे थे, अब ये जिस दिन रिजल्ट आएगा ये कहेंगे चुनाव आयोग बीजेपी से मिल गया है, चुनाव आयोग बीजेपी का। और ये आम आदमी पार्टी वालों ने तो कहना शुरू कर दिया है कि जिस तरह से उनका एक थीम सॉन्ग था उस पर रोक लगाई तो संजय सिंह तो खुलकर कह रहे थे कि चुनाव आयोग बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा है। यानी अब इन्होंने अपने हार का जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए मान ही लिया है कि इनकी सरकार नहीं आ रही, मीडिया में भले ही कुछ बोल रहे हो। उत्तर प्रदेश की बात आपको शुरू में करूंगा। उत्तर प्रदेश में आपको बता दूं 10 में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। यह मामला जब हमारे पत्रकार मित्र क्षेत्र में पहुंचे हैं तो उन्होंने क्षेत्र से रिपोर्टिंग करते हुए यहां तक कि जो मैनपुरी सीट है जहां से अखिलेश यादव की पत्नी चुनाव मैदान है वहां से रिपोर्ट आई है कि बिल्कुल कांटे की टक्कर है, डिंपल यादव हार भी सकती है। जी हां, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहा हूं। यह ग्राउंड रिपोर्ट है जो ये बता रही है कि इस बार MY फैक्टर इस समाजवादी पार्टी को जिता नहीं सकता। समाजवादी तो कहना बेकार है, परिवारवादी पार्टी। और इस बार जनता ने तय कर लिया कि इस परिवारवादी पार्टी को भी सबक सिखाना है। इसी में आपको बता दूं कि यहां अब जो है 283 सीटों पर चुनाव हो चुका है और मेरा अपना जो एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आकलन है इसमें 283 में से 200 सीट पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है, बिल्कुल क्लियर है। और अभी 3 फेज का चुनाव हुआ है, अभी 7 फेज का चुनाव होना है और आगे जो अब ये फेज आ रहे हैं इसमें तो भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में ये वोटिंग होना है। तो अब आप समझ सकते हैं कि 3 फेज में यदि 200 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी छू रही है तो अब आप समझिए कितना आसान हो गया। 400 का पार जो नारा दिया उसमें आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी इसीलिए दिखाई दे रही है कि जो इन्होंने बढ़त बनाई है। अब एक आंकलन है जो राज्यवार है, उस राज्यवार में आज की स्थिति जो बता रहा हूं मैं तीसरे फेज की, उसमें गुजरात में 26 में से 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। गुजरात के बारे में किसी को कहने की जरूरत नहीं है, वहां तो कोई दावा भी नहीं करता है। और हर बार की तरह गुजरातियों ने मोदी जी, अमित शाह, योगी जी पर मोहर लगाई है। कर्नाटक में 14 में से 13, महाराष्ट्र में 11 में से 9 सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश जैसा मैंने आपको बताया 10 में से 10, यानी योगी जी का जो दावा 80 में से 80 सीटें जीतने का है, कहीं ना कहीं उस तरफ अब जो है मामला जाता दिखाई दे रहा है। अगर मैं 10 में से 10 कह रहा हूं तो यह समाजवादी पार्टी का गढ़ है जहां एक भी सीट समाजवादी पार्टी को जाती नहीं दिख रही है या मैनपुरी की सीट पर कड़ी टक्कर है। इसी से आप आइडिया लगाइए कि योगी जी का 80 का जो नारा है कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि योगी जी ने भी पूरा प्रबंध इस तरह का कर दिया कि वो एक भी सीट किसी को देना बिल्कुल भी चांस नहीं चाहते। पूरी तैयारी है, बहुत मेहनत की है और उसका नतीजा बाद में दिखाई देगा। अभी तक कुछ राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि 80 में से 75 भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, लेकिन 75 तो कंफर्म है। अब उसमें से आगे बढ़ोतरी कितनी हो सकती है वो बाद की बात है। मध्य प्रदेश में थर्ड फेज में 9 सीट पर चुनाव हुआ है, 9 में से 9 भारतीय जनता पार्टी। छत्तीसगढ़ में 7 सीटों पर चुनाव हुआ है और वहां 7 में 7 पर भारतीय जनता पार्टी मैदान मारती दिखाई दे रही है। भूपेश बघेल खुद मैदान में उतर रहे हैं
उस सीट पर थोड़ी कड़ी टक्कर है, वो हार भी सकते हैं, वो जीत भी सकते हैं, इस तरह की कंडीशन है। लेकिन अभी तक ये दिखाई दे रहा है कि भूपेश बघेल की अगर बातों में लोग वहां के नहीं आए तो वो हार भी सकते हैं। बिहार में 5 में से 5 सीटें बीजेपी की तरफ दिखाई दे रही हैं। असम में भी 4 में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। हेमंत बिस्व शर्मा का जादू वहां की जनता पर सर चढ़कर बोल रहा है। वोट प्रतिशत भी वहां 70 से ऊपर पहुंचा है। ये बता रहा है कि जनता में वहां जागरूकता भी काफी है। इसी तरह गोवा की 2 में से 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल में 4 में से 4 सीटें ये भी भारतीय जनता पार्टी को जाती दिखाई दे रही है। दादर और नगर हवेली उसमें से 2 सीट में से 1 पर भारतीय जनता पार्टी ज्यादा आगे जाती दिखाई दे रही है। तो तीसरे फेज का जो ये आकलन है, इस आकलन में 93 में से 91 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। अब इसी 91 को पहले 2 फेज में जोड़ दें तो भाई पहला जो 2 फेज था उसमें अमित शाह जी ने दावा किया था कि दोनों फेज मिलाकर के हम 100 का आंकड़ा पार कर रहे हैं। मेरा आकलन है कि वो 110 के करीब रह सकता है, 110 से 120 के बीच, और इसीलिए मैंने कहा 200 को टच कर गई है। भारतीय जनता पार्टी 3 फेज का चुनाव संपन्न होने पर 200 सीट जीतती हुई दिखाई दे रही है। अब अगले फेज, ये तो सभी जानते हैं, अगर इसमें 200 आ रही है तो फिर 400 का पार का नारा ये खाली हवा नहीं है, ये खाली कल्पना नहीं है, ये एक संकल्प है। और इस संकल्प के लिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, हर जगह देश के हर कोने में एक ही नाम चल रहा है, मोदी मोदी। मोदी जी की बात आपको बताता हूं किस तरह से लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। गुजरात के अंदर वो अपना वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं, अमित शाह जी भी उनके साथ थे। दोनों के बारे में आपको बताऊंगा किस तरह से वो पूरे देश के नेता बन चुके हैं। वहां हजारों की भीड़, इस खबर के जैसे ही एनएसजी ने वहां क्षेत्र में अपना मोर्चा संभाला, लोगों को पता लग ही गया, पहले से पता है मोदी जी का बूथ है, वोट डालने आएंगे। और पिछली बार भी वो वोट डालने आए तो बूथ से लगभग 100 मीटर पहले उन्होंने अपनी कार छोड़ दी और पैदल चलते हुए आए। लोग दोनों तरफ खड़े हैं, वेव कर रहे हैं, और इसलिए मोदी जी सबको जो है नमस्कार प्रणाम करते हुए, वेव करते हुए आगे बढ़े। हजारों की भीड़, यहां तक कि बिल्डिंग की छतों पर लोग खड़े थे। उसी हजारों की भीड़ में एक नेत्रहीन लड़की खड़ी थी, दिव्यांग लड़की खड़ी थी। अब आप सोचिए कि उसके पास दृष्टि नहीं है, लेकिन वो मोदी जी के इस जो वोट डालने के लिए आना है उसको पता चला, वहां वो उनके अभिनंदन के लिए खड़ी है। अब आप भावना समझिए, उसका भाव कैसा है कि एक देश के प्रधानमंत्री से उम्मीद है, दिव्यांग जनों को भी उम्मीद है कि ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो उनकी भी चिंता करता है। आपने देखा है पहले शब्द क्या बोलते थे हम लोग, विकलांग। मोदी जी आए तो उस शब्द को खत्म किया, उसकी जगह दिव्यांग शब्द रखा, और इसी तरह से उनके लिए काम भी किया। अलग से उसके लिए योजना बनाई, और अब नौकरियों में आरक्षण पहले से था लेकिन उसको जमीनी स्तर पर उतारा गया। मोदी जी उस भीड़ में, जो हजारों की भीड़ थी, वेव करते चल रहे थे, सुरक्षा घेरा आसपास था, लेकिन मोदी जी की नजर से वो बच्ची बच नहीं पाई क्योंकि वो देख नहीं सकती थी। मोदी जी उसके पास गए, उसका हाथ पकड़ा, और वो बच्ची छोटी सी अपने पिता तुल्य मोदी जी के कंधे पर हाथ रख रही है और अपनी बातें उसने कही। मोदी जी ने बड़े ध्यान से सुनी। ये जो दृश्य है, और उसके बाद एक पिता की तरह बेटी के सर पर हाथ रखकर मोदी जी ने आशीर्वाद दिया। देखने वालों को लगेगा एक वीडियो ही तो है, एक दृश्य तो है, लेकिन एक देश का प्रधानमंत्री हजारों की भीड़ में वो ये देख लेता है कि कोई भावना से आया हुआ बच्चा खड़ा है जो देख नहीं सकता, उसको स्पर्श करके ये एहसास कराना कि मोदी जी ने तुम्हें देख लिया है और मोदी जी तुम्हारे पास खड़े हैं। ये अपने आप में अनूठा है। दूसरा दृश्य मैंने देखा, जो आपको बता दूं सोशल मीडिया पर वायरल होना चाहिए, मैंने तो अपनी एक्स पोस्ट पर किया है। अमित शाह जी वहां मोदी जी से पहले पहुंच गए और वो प्रतीक्षा में थे कि मोदी जी आने वाले हैं वो वोट डालने के लिए। वहां भीड़ में से एक बच्चा चिल्लाता है और वो उनको बोलता है, ए ओए अमित चाचा, अमित काका बोलता है, ओए अमित काका। अब वो अमित काका मुड़कर देखते हैं और देखते हैं, मुस्कुराते हैं। वो बोलता है जय श्री राम, तो वो प्रणाम करते हैं। आपको ये दृश्य राजनीति में कहीं और पार्टी में देखने को नहीं मिलेंगे। देश के गृह मंत्री हैं
और उनको कोई भीड़ में से इस तरह से पुकारता है और वो गुस्सा नहीं होते, ओए कह करके बुलाया गया है, ये उनका आत्मीयता है और इसीलिए वो मुड़कर मुस्कुराते भी हैं, प्रणाम भी करते हैं, बेशक वो उम्र में बच्चा छोटा था। ये साधारण सी लगने वाली बात ये लोगों के हृदय में बैठ जाती है, ये इतिहास बनाती हैं। और इसीलिए मोदी जी अगर कोई संकल्प लेते हैं, अमित शाह यदि कोई संकल्प लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी कोई लक्ष्य तय करती है, उसको इसीलिए प्राप्त करती है कि उनकी संकल्प की शक्ति वो लक्ष्य को पूरा करने में मदद करती है। बाकी नेता गरीबी हटाएंगे, बेरोजगारी हटाएंगे, 10 लाख नौकरी देंगे, ये हैं चुनावी वादे जिससे कि लोगों को मूर्ख बनाकर वोट ले लें और सत्ता में आ जाएं। भारतीय जनता पार्टी भी इस तरह के वादे कर सकती थी। भाई आप देखिए कि फ्री बिजली, फ्री पानी बांट करके सत्ता में आए हुए लोग हैं, मोदी जी का क्या जाता, मैनिफेस्टो ही तो बनाना है। झूठ बोलकर अगर लोगों की वोट लेनी होती तो मोदी जी भी कह देते हर युवा को हम ग्रेजुएट व्यक्ति को स्कूटी देंगे, लैपटॉप देंगे, कुछ भी बोल दो। लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र कहती है अपने घोषणा पत्र को, और उसका कारण है क्योंकि उनको पता है कि हमें अगले 50 साल राजनीति करनी है। ये पहली बार तो नहीं है और ना आखिरी बार है कि सत्ता में आएंगे, चुनाव में कुछ भी बोल देंगे। तो विपक्षी पार्टियां जिस तरह से मोदी जी को जुमला जुमला कहकर अपमान करती हैं, मैंने तो दावा किया है, मैं आपको कहता हूं, जो भी विपक्षी पार्टी के नेता हैं या उनके फॉलोवर हैं जो कहते हैं मोदी जी ने वादा किया था 15 लाख रुपए, आज तक एक भी वीडियो, एक भी बयान ये विपक्षी पार्टी के नेता मोदी जी का नहीं दिखा पाए। हां, ये बात झूठ फैलाकर मोदी जी को बदनाम करने में तो ये माहिर हैं ही है, कुछ भी बोल देंगे। मोदी जी ने कभी नहीं कहा, मोदी जी ने केवल इतना कहा था पिछले चुनाव में कि इस देश का लोगों ने भ्रष्टाचार करके इतना पैसा लूटा है, विदेशी बैंकों में जमा कर रखा है, यदि वो सारा पैसा यहां आ जाए, एक व्यक्ति के हिस्से में 15-15 लाख तो यूं ही आ जाए। यह उदाहरण देकर बताया था जैसे मैं किसी को कहूं कि भाई अगर मेरी जेब में इतने पैसे हैं कि यहां जितने लोग बैठे हैं सबको 10-10 रुपए तो आ ही जाएंगे। अब एक मैंने समझाने के तौर पर 10 जने हैं और मेरी जेब में 100 का नोट है, मैंने समझाने के लिए अनुमानित करके बता दिया। भाई मोदी जी को भी ये थोड़ी पता है कि स्विस बैंक में कितने पैसे रखे हैं, भ्रष्टाचार में एग्जैक्ट फिगर क्या है, एक अंदाजा है और वो अंदाजा सही होता हमें दिख रहा है। मोदी जी के कार्यकाल में जिस तरह से ईडी के द्वारा लाखों करोड़ों रुपया बरामद हुए, अभी आप देख लीजिए झारखंड में नोटों का पहाड़, ये तो पहली बार है। देश में अलग अलग समाजवादी पार्टी के जो निकट के सहयोगी थे, इत्र व्यापारी उत्तर प्रदेश में करोड़ों रुपए मिले, पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपए मिले। तो ये जो नोटों का जखीरा मिल रहा है, ये कहां जा रहा है? ये देश की जनता के काम आ रहा है। जब ईडी जब्त करती है तो वो रिजर्व बैंक में जमा हो जाता है और वहां से वो आम जनता के, जिनको राशन चाहिए राशन, फ्री का मकान चाहिए मकान, भाई आपको पैसा चाहिए या आपको अपना मकान चाहिए, तो जिसके पास मकान नहीं है उसे मकान चाहिए, जो बीमार है उसे स्वास्थ्य बीमा चाहिए, जो महिला है उसे शौचालय चाहिए, महिला को गैस पर रोटी बनाने के लिए उज्ज्वला गैस चाहिए। इसीलिए मोदी जी ने कैश किसी को नहीं दिया, क्योंकि कैश का दुरुपयोग होता है और वो देने का कोई तुक भी नहीं है। तो मोदी जी अपने संकल्प पर खरे उतरते दिखाई दे रहे हैं। 3 फेज के बाद 400 का आंकड़ा पार करती हुई मुझे भाजपा दिखाई दे रही है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।